Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hi, good evening. This is the first class. I'm very excited for the class. Hi, hello, hello, hi, hello, hi, hello, hi. Yes, कैसे हैं आप लोग भाई? ठीक है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर द क्लास. कुछ लोगों को स्टडी गार्जियन मिल गए होंगे. हाँ, मेरे को आई एम इन्फॉर्म्ड कि बस 70% लोगों को स्टडी गार्जियन मिल गए. जो 30% हैं उनको स्टडी गार्जियन विद इन द क्लास, मतलब क्लास खत्म होने से पहले मिल जाएगी. तो चिक चिक ना करें, ठीक है? चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. गुड आफ्टरनून नहीं होता भाई, शाम के 4 बजे गुड इवनिंग होता है ना? मचाने वाले हैं आज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. का नाम तो आपने देख लिया होगा, फिर भी आपको पता है हम वो मास्टर हैं बॉस, जो अगर आपने क्लास 9वीं फेल है या 10वीं भी फेल है, तब भी हम वैसी तैयारी कराएंगे जिससे कि आपका बेहतर हो पाए ये चैप्टर. ठीक है? चैप्टर का नाम बता देता हूं, फिर थोड़ी इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और फिर हम उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है. ठीक है? गुड इवनिंग, नमस्ते हो चुका है. होल्ड ऑन. नाउ द चैप्टर नेम इज पीरियोडिक टेबल. ठीक है बॉस? चैप्टर का नाम आपका है पीरियोडिक टेबल. ठीक है? और कुछ भी ना समझ आए तो सबसे पहले पूछ लेना है बॉस. ठीक है? आपके लिए डेडिकेटेड अभी फिलहाल के नंबर में 50 लोग हैं जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे. तो क्लास के बाद, नोट्स रिवीजन के बाद डाउट पूछना एक अच्छी हैबिट है. ऐसा नहीं कि क्लास में डाउट आया वहां चले गए क्लास छोड़ के. क्लास करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स चेक होगा. आपके स्टडी गार्जियन नोट्स मांगेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा. सो यू हैव टू मेक योर नोट्स फ्रेश कॉपी, फ्रेश पेपर सब लेके, फ्रेश टेबल, एक अच्छी जगह पे बैठ के पढ़िए. ठीक है बॉस? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं. मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं आपको नीट एग्जाम से इसका रिलेशन बता देता हूं. नीट एग्जाम से इसका रिलेशन है बॉस कि 4 नंबर का इसका रिलेशन है. इसका नीट एग्जाम से जो संबंध आने वाला है वो 4 नंबर का संबंध है. ठीक है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. चलो बॉस, तो 4 नंबर छोड़ना तो है नहीं, 4 नंबर तो अपने को लेना है. अब आइए, जो 4 नंबर लेना है वो मैं बता देता हूं कहां से आते हैं. पढ़ाऊंगा सारा, पढ़ना आपको सारा है, प्रैक्टिस आपको सारा करना है, लेकिन ध्यान कहां ज्यादा से ज्यादा लगाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे. ठीक है भाई? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स लिखता हूं और टॉपिक्स लिखने के बाद मैं वो बताऊंगा कि नीट एग्जाम में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पढ़ना अपने को सारा है, लेकिन स्मार्ट भी रखना है कि नीट एग्जाम कहां फोकस करता है. तो देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक्स का नाम लिखता हूं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा, वो होगा बॉस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. आज का जो हमारा मुद्दा है वो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे ही है और हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं. आई होप आप एक्साइटेड उतना ही है जितना मैं हूं. और जो सेकंड टॉपिक बच्चा मैं डिस्कस करने वाला हूं वो होगा आपके पास कि जनरल टर्मिनोलॉजी. ठीक है? हम सब इसके बाद जनरल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे. अभी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है. ठीक है ना? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी बॉस आपके पास 6 टॉपिक्स में आपको अलग अलग से पढ़ाऊंगा, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिएगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर की चीजें बताऊंगा कि कौन सी 6 टॉपिक्स हैं. फिर आते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी पे. ठीक है? आइए, अब जनरल टर्मिनोलॉजी के बाद अब आते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर. आपके पास आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जनरल टर्मिनोलॉजी में कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे. और फिर अपने को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है. आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है वो पढ़ने वाले. ठीक है? जो फोर्थ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बॉस वो है जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. जेड इफेक्टिव या फिर जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलेंगे. मैं बोलते जा रहा हूं, अगर कोई चीज बोलने में भी इंपॉर्टेंट है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा. जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और आपके पास आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट. आई होप आई मेकिंग सेंस टू यू. स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अगर आप ज्यादा कुछ कमेंट में इधर उधर की बातें करेंगे तो ब्लॉक्ड हो जाएंगे और क्लासेस नहीं दिखेंगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे. प्लीज डोंट डू दैट. और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं चाह के भी आपको बचा नहीं पाऊंगा. ठीक है? सो आइए स्टार्ट करते हैं. आपके पास जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद
पांचवा चीज आपके पास आएगा, वो आएगा एटॉमिक रेडियस की चर्चा करेंगे। और ये सब जो भी मैं टॉपिक्स लिख रहा हूं, ये एक एक लेक्चर का है, हर टॉपिक एक एक लेक्चर का है। पहले ये तो समझिए कि आपको पढ़ना क्या है, फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। जेड इफेक्टिव एटॉमिक के बाद, एटॉमिक रेडियस के बाद आपके पास आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बेटा आपके पास आने वाला है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद यू विल हैव एटॉमिक, या फिर सीधा लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मैं आपको कलरफुल कर दे रहा हूं ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद 8th टॉपिक आपको पास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये आपके पीरियोडिक टेबल का लास्ट में लिखने वाला हूं, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। सो आपको कुल मिला के 9 टॉपिक पढ़ने हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये आपका एनटीए का सिलेबस है, हर चैप्टर का सिलेबस पहले मैं बताऊंगा। सो बॉस ये एनटीए का सिलेबस मैंने आपके लिए लिख दिया है। आई होप आपके वेबसाइट पे जाके आप चेक भी करेंगे तो आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक है, करना भी चाहिए। तो 1 से लेकर के ये 9 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। अब मुद्दा आता है कि स्मार्ट बच्चा क्या करेगा। तो स्मार्ट तो पहले पूरा पढ़ता है, लेकिन जो और स्मार्ट होता है, जो सिलेक्शन के चांसेस जिसके बढ़ते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं बॉस, उसमें यहां से लेकर के जेड इफेक्टिव से ऑक्साइड का 90% चांस यहां से है क्वेश्चन आने का। जो आपके टेस्ट होंगे, जो आपके टेस्ट सीरीज होंगे, जो आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, जो आपका नीट पे क्वेश्चन आएगा, मेजॉरिटी क्वेश्चन बॉस आपके यहां से आते हैं, टॉपिक नंबर 4 से टॉपिक नंबर 9। यदा कदा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इधर से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 90% चांसेस है कि बॉस इस पे ज्यादा हमें फोकस करना है। और इस पे फोकस तब कर पाएंगे जब हमारा शुरुआत का क्लियर हो। तो शुरुआत क्लियर रखना बहुत जरूरी है। फिर हम स्टार्ट करते हैं बॉस। सिलेबस आपको पता लग गया, मैं आराम से आप नोट डाउन करते रहिए। स्पीड आपको बरकरार रखनी है मेरे साथ, ऐसा नहीं करना, स्पीड बरकरार रखनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट एट द सेम टाइम, सिंक रखना है बॉस। मैजिक नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। यस बेटा, ये जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसमें मैजिक नंबर इंक्लूडेड है, ठीक है। आप ये यहां पे श्योर रहिए कि एक टॉपिक भी मिस नहीं होगा। दैट इज द प्लेज जो कि मैं आपसे, या आज पढ़ाने जब स्टार्ट किया था तब से मैं लेता हूं कि एक टॉपिक ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हमारी मेहनत आपको ज्यादा दिखेगी, कम नहीं दिखेगी। हमारी मेहनत को मैच कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों आपके साथ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। दिस इज लाइव बच्चा, ऑब्वियसली दिस इज लाइव, ठीक है। डोंट स्पैम। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो स्टडी गार्जियन से कनेक्ट करें, ना कि टीचर से। टीचर पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेक्निकल और ये और वो नहीं, ठीक है। मैं भी, आप, मुझे पता है कि आप मुझे देख के मेरी कहने पे एडमिशन लिए हो, लेकिन मैं यहां पे मुझे पढ़ाने दीजिए तो मैं ज्यादा आपको रिजल्ट सिलेक्शन दे पाऊंगा। बाकी के लिए टीम असाइंड है, तो आप उसको एक बार जरूर कनेक्ट करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्लास नहीं है क्या मतलब क्या होता है? क्लास तो चल रही है, इट इज लाइव, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा 9 टॉपिक्स पे, ठीक है। अब 9 टॉपिक्स पे नोट डाउन करने के बाद पहला टॉपिक आज हम ओपन करने वाले हैं। अब मैं फिर बता दूं, बहुत ज्यादा अलग नहीं पढ़ना है, एनटीए से 10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, नीट से 10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। 10% ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। आइए, तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है बेटा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मेरा शॉर्टकट से आप लोग थोड़ा सा रूबरू हो जाइए, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव टू रीड, सबसे पहले लेवोजियर के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो है वो सीधा डोबेरिनर से स्टार्ट है, लेकिन हमें ये पढ़ना होगा क्योंकि अदर बुक्स, साइड बुक्स और टेस्ट सीरीज और सिलेबस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड जरूर है।
लेवोजियर के बाद आपको बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है डोबेरिनर ट्रायड, तो डोबेरिनर ट्रायड आपको लेवोजियर के बाद पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो थर्ड टॉपिक जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बच्चों मैं एकदम आपको एकदम सिस्टमेटिक करके कर रहा हूं। सबसे पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ना क्या है, अब इसके अंदर के सब टॉपिक क्या है, आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है वो मैं जानूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सो इट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद फोर्थ आपको पढ़ना है बेटा लॉदर मेयर कर्व, फोर्थ आपको पढ़ना है लॉदर मेयर कर्व के बारे में। और उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आएगा आपके पास मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो होप इट इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये 6 टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि ये पढ़ना है। पहले मैंने बताया कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है, अब मैं बता रहा हूं सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक के अंदर ये 6 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, इससे ना एक ज्यादा ना एक कम पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है और आपको क्लैरिटी आ जाएगी जिंदगी में, ठीक है। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लेवोजियर क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको लेवोजियर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता हूं। 1 सेकेंड, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, लेकिन बेटा आपके जो स्टडी गार्जियन है वो नोट्स खोजेंगे, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी और बाद में मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा इस पे कि क्लास चलते के वक्त अगर आपने क्लास के अलावा और कोई कुछ मैसेज किया या कुछ ऐसे किया कमेंट, तो यू विल बी सर्टेनली ब्लॉक्ड फ्रॉम दिस। तो इसलिए क्लास के वक्त क्लास का ही बात करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी स्टडी गार्जियन बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्लास के बाद, ठीक है। चलिए सो लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन से पहले आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी हिंट देता हूं। लेवोजियर अभी हम पढ़ने वाले हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन, उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपसे। आइए कहानी सुनते हैं आपसे। अब सुनो, कहानी बड़ी अच्छी है। तो बच्चों कहानी ऐसा है कि एक बहुत पहले के जमाने की बात है। मान लो आपका जन्म मान लो 2000 साल पहले हुआ होता। मान लो 2000 साल पहले आपका जन्म हुआ होता और आपके पास हर दिन एक नया एलिमेंट आ रहा है। किसी दिन बोरोन दिख गया, किसी दिन कार्बन दिख गया, किसी दिन एल्युमिनियम दिख गया, किसी दिन मैग्नीशियम दिख गया। कोई अलग प्रॉपर्टी है, किसी अलग प्रॉपर्टी है, कोई अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसको मैं कैसे करूं। एल्युमिनियम मेटल है वो अलग प्रॉपर्टी है, कार्बन नॉन मेटल है वो अलग प्रॉपर्टी है, कुछ मेटलॉइड्स हैं वो अलग प्रॉपर्टी है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है एलिमेंट्स को पढ़ने का। सो जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने लगा, तब जाके साइंटिस्ट को नीड पड़ी पीरियोडिक टेबल की। आपने ये सवाल तो किया ही नहीं कि सर आपने चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल रखा बट पीरियोडिक टेबल पढ़ी क्यों नहीं? तो पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जब डिस्कवर होने लगे तो एक सिस्टमेटिक वे चाहिए जिससे कि हम एलिमेंट्स को पढ़ पाएं। जैसे मान लीजिए आपके घर में भी सिस्टमेटिक वे है, आपके घर में भी पीरियोडिक टेबल है। जैसे वो पैटर्न बना हुआ है कि पहले दादाजी, फिर दादी, फिर दादाजी के अंदर आपके पापा, फिर आप मम्मी, फिर चाचा जी, चाची, अंकल, आंटी, ऐसा होता चला जाएगा, राइट। तो एक पैटर्न बना हुआ, दादाजी, फिर आपके पापा जी, फिर आप, फिर आपके अंदर अगले 2-3 सालों में, फिर उनके अंदर अगले 10 सालों में, फिर उनके अंदर अगले 20 सालों में। ऐसा ख्वाब सजाए हुए हैं, लेकिन ये ख्वाब तभी पूरा होगा बेटा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे। वरना दादाजी ने काम कर लिया, पापा जी ने काम कर लिया और आप इसके बाद का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो खैर, लेवोजियर क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक पैटर्न देता है। पीरियोडिक टेबल हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक पैटर्न देता है एलिमेंट्स की स्टडी के लिए। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लेवोजियर क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो बच्चों लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा था। लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा था।
पहली कैटेगरी को बोल दिया मेटल है, दूसरी कैटेगरी को बोल दिया नॉन मेटल है। बहुत गौर से सुनिएगा, लेवोजियर ने पूरे एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। समझ में आ गया? कौन कौन सी दो कैटेगरी है? मेटल, नॉन मेटल। लेकिन जिस दिन मेटलॉइड डिस्कवर हो गया उस दिन फेल हो गया। लेवोजियर फेल्ड। व्हाई लेवोजियर फेल्ड? क्योंकि मेटलॉइड डिस्कवर होगा। और मेटलॉइड क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। अरे ये बात क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर है तो कमेंट्स में बताइए। इज दिस लाइव? गधे ये लाइव प्लेटफॉर्म है, मैं ये ब्लॉक करिए, इनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, लेवोजियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लेवोजियर क्लासिफिकेशन में लेवोजियर classified elements into two categories. Lavoisier classified elements into two categories बेटा। लेवोजियर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो लेवोजियर ने बोला कि ऐसे हैं कुछ एलिमेंट्स जिनको हम मेटल बोलते हैं, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स जिनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। लेवोजियर ने जितने भी एलिमेंट्स लेवोजियर के समय प्रेजेंट थे, ऑलमोस्ट अराउंड 30 एलिमेंट्स के आसपास प्रेजेंट थे, बट आपको वो सब ध्यान नहीं रखना, हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं जानना। तो बस मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। अब कौन से एलिमेंट्स थे जिनको मेटल बोला? तो उन्होंने पहले टेस्ट किया लेबोरेटरी में, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा था उसको बोल दिया मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा था उसको बोल दिया नॉन मेटल। लेवोजियर ने बोला कि जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है, उसको मेटल बोल दे रहे, और जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, ले रहा है, तो उसको हमने नॉन मेटल बोल दिया। बात समझ में आई यहां तक कि बेटा मेटल वो है कि एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, लूज/डोनेट, समझ रहे हो? एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एलिमेंट थे और उन्हें सब एलिमेंट पे जाके पता किया कि क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो लूज कर रहा था उसको बोल दिया मेटल, जो एक्सेप्ट कर रहा था उसको बोल दिया नॉन मेटल। और किसको नॉन मेटल बोला? तो एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसको बोल दिया उन्होंने नॉन मेटल। तो एक लूज इलेक्ट्रॉन है, एक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है, एक को मेटल बोल दिया, एक को नॉन मेटल बोल दिया। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई है। सो मेटल भी है, नॉन मेटल भी, एलिमेंट्स विद लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? कमेंट बताओ पहले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो बड़ा सिंपल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अब मान लो नेगेटिव चार्ज मैंने लूज किया तो बचेगा क्या? पॉजिटिव। भाई एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तभी तो वो न्यूट्रल है। अगर मान लो नेगेटिव को मैंने लूज किया तो कौन बचा? पॉजिटिव बचा। समझ गया बच्चों? तो बेटा यहां पे कि भाई जो लूज कर रहा है उसके पास पॉजिटिव बचा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा मान लो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो भाई अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो लूज कर रहा है उसको मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलता हूं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर। तो पूरे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेवोजियर ने बोला कि मात्र दो तरह के एलिमेंट हैं, एक को बोल दिया मेटल और एक को बोल दिया नॉन मेटल। अब लोग उसके पीछे पड़ गए कि बताओ कौन मेटल? तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो है नॉन मेटल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट्स में बताना पड़ेगा, ठीक है? एकदम क्लियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। जो लूज कर रहा है वो मेटल, जो ले रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नॉन मेटल। शुड बी वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड नाउ, ठीक है? लेकिन बेटा कुछ सालों के बाद क्या हुआ? मेटलॉइड डिस्कवर हो गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, लेवोजियर फेल्ड, क्योंकि मेटलॉइड वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड द लेवोजियर फेल्ड, क्योंकि मेटलॉइड क्या होते हैं? ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है।
तो लोग कंफ्यूज, अब बताओ मेटलॉइड की बात समझिए। तो बेटा यहां पे आया कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड। ठीक है, तो भाई मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया, अच्छी तरह से फेल हो गया। अब मन में सवाल आया बेटा, मन में सवाल यह आया कि भाई ये मेटलॉइड क्या है? तो मेटलॉइड वो है एलिमेंट्स हैविंग बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हैविंग बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी। ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से क्लियर है कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी है, तो बेटा उसको हम लेवोजियर क्लासिफिकेशन बोल दिया। अरे हां जी कि ना जी? हां जी ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पे आपके पास डिमेरिट इसको बोल देते हैं, जो फेल हो गया वो तो डिमेरिट ही होगा ना यार। तो ये डिमेरिट बोल दिया हमने किसका? लेवोजियर का। बोलो क्लियर क्या? तो हमने लेवोजियर का मेरिट भी पढ़ लिया, डिमेरिट भी पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है सवाल लेवोजियर में। बोलो क्लियर क्या? एकदम अच्छे से क्लियर ना? चलो भाई साहब, अब आते हैं लेवोजियर के बाद इंपॉर्टेंट है आपका डोबेरिनर, इंपॉर्टेंट है आपका डोबेरिनर। पन्ना पलट ले क्या? बोलो, आपकी इजाजत हो, आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाएं। नालायको यस सर कर रहे। ठीक है, इति गुप्ता, दिशा, तनु, प्रणति, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत बढ़िया बच्चे। मैं कह रहा हूं क्लास में रटवा दूंगा बेटा, ठीक है, अपना बड़ा फंडा क्लियर है, मैं क्लास में ही रटवा दूंगा। तो एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, वो नहीं बोलना है जो आप बोल रहे हो, जोर से बोलिए। क्या लेवोजियर सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में कौन दिया? लेवोजियर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन किया? लेवोजियर। लेवोजियर ने क्या किया? बोला कि भाई जितने भी एलिमेंट है दो तरह के होंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल। कौन मेटल? जो लूज कर रहा है। कौन नॉन मेटल? जो एक्सेप्ट कर रहा है। जो लूज करे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो एक्सेप्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बात समझ में आई तो बोलो भाई। यस सर। चलो भैया, तो आगे लेवोजियर तो हो गया, लेवोजियर का हमने काम 35 कर दिया। अब आ जाते हैं डोबेरिनर पे। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कहीं बताई नहीं जाएगी। डोबेरिनर ट्रायड, कुछ ऐसी बातें इसमें आपको सुनने को मिलेगा जो ना ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन सवाल तो पूछता है। अब जैसे लेवोजियर थे वैसे ही डोबेरिनर भी हैं साइंटिस्ट, जैसे लेवोजियर थे वैसे ही डोबेरिनर भी है साइंटिस्ट। अब इसमें एक टर्म है डोबेरिनर, तो साइंटिस्ट का नाम है। ट्रायड का मतलब क्या हो गया? ट्रायड बेटा डुएट सुना आपने? अच्छा छोड़ो, कपल सुना है क्या? अरे ये तो सुना ही है भाई, कपल तो सुना ही है यार। तो कपल का मतलब दो, डुएट का मतलब भी दो, ट्रायड का मतलब तीन, हम तुम और वो। तो बेटा ऐसा करना नहीं होता, बट ठीक है, डोबेरिनर ने ऐसा किया तो हम मान लेते हैं। डोबेरिनर क्या होता है बच्चा? आपके पास ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ थ्री, ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। हाँ जी क्लियर क्या? तो सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स को ट्रायड बोलते हैं। तो इसका क्लियर मतलब एक निकलता है कि डोबेरिनर जो साइंटिस्ट हैं वो तीन तीन सेट वाले एलिमेंट्स पे काम करेंगे। फिर से सुनिए, डोबेरिनर जो साइंटिस्ट हैं वो तीन तीन सेट ऑफ एलिमेंट्स पे काम करेंगे। कौन से तीन तीन सेट ऑफ एलिमेंट है? थोड़ा समझो, थोड़ा जानो, थोड़ा आ जाओ। तो डोबेरिनर जो साइंटिस्ट है, इनके समय 61 एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड। गौर से सुनेंगे, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ नॉलेज है तो लेना चाहिए, ज्ञान है बट रहा है तो हम ले लीजिए। तो डोबेरिनर के समय 63 एलिमेंट्स या 61 एलिमेंट्स, कई बुक्स में 61 है, कई बुक्स में 63 है। तो 63 एलिमेंट्स डोबेरिनर तक डिस्कवर हो गया था। इन्होंने क्या बोला कि जैसे लेवोजियर फेल हुए, इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स तीन तीन सेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स तीन तीन सेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए, तो सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स डोबेरिनर ट्रायड इन्होंने बनाया। आइए, सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, जो डोबेरिनर ने बोला, मैं बोला है ना, मैंने कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कहीं लिखा नहीं है। तो डोबेरिनर ने ऐसा नहीं कि कोई भी तीन एलिमेंट उठाया और सेट बना दिया।
नहीं, वो वाले 3 एलिमेंट उठाए, उनका सेट बनाया जिनका प्रॉपर्टी सेम था। डोबेरेनर ने क्या किया, वो वाले एलिमेंट्स उठाए, वो वाला सेट बनाया जिसका प्रॉपर्टी क्या था, सिमिलर था। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्स जिनका सेट बनाया, एलिमेंट्स जिनका ट्रायड बनाया, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में था। एलिमेंट्स जिनका ट्रायड बनाया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, डोबेरेनर ने ट्रायड बनाए, सबको पता है, लेकिन कौन से ट्रायड बने? वही ट्रायड बना रहे थे जिनका प्रॉपर्टी सेम था। ऐसा नहीं कि कोई भी 3 आजू बाजू उठा के डाल दिया, सेट ऑफ 3 हो, नो, वो वाले ही ट्रायड बन रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। दूसरी चीज, वो वाले ट्रायड, अच्छा, ट्रायड जब बन रहा था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में था। सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे हल्का वाला, फिर थोड़ा भारी वाला, फिर थोड़ा और भारी वाला, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में डोबेरेनर ने रखा था। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। अब आइए यहां पे आते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उसके बाद यहां पे आते हैं थ्योरी। पहले समझा दो फिर लिखाता हूं। पहले यहां तक समझ आए ट्रायड की थ्योरी क्या है, सिमिलर होने चाहिए प्रॉपर्टी और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में होना चाहिए। ये ट्रायड की प्रॉपर्टी है। अब आइए, डोबेरेनर ने बोला ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी सच दैट, ऐसे अरेंज किया था कि जो मिडिल एलिमेंट है वो पहले और तीसरे का एवरेज है। जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो पहले और तीसरे का एवरेज है। तीसरी बार रिपीट करूंगा कि जो सेट है, जो ट्रायड है, उसमें जो एटॉमिक, जो ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स है, वो इस तरह से अरेंज किया गया कि पहला और तीसरा का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल वाला आ रहा है, पहला और तीसरा का एटॉमिक वेट का एवरेज बीच वाला आ रहा है। बिल्कुल क्लियर क्या? ऑल गुड ना? समझ में भी आ रहा है? ठीक है ना? चलो यहां पे आ जाते हैं कि बस डोबेरेनर ट्रायड में कि he arranged elements. डोबेरेनर ने क्या किया? He arranged elements in group of 3 या set of 3. He arranged elements in group या set of 3 elements. ठीक है ना? Such that, इस तरह से अरेंज किया, ध्यान से दीजिएगा, such that atomic weight of middle element, such that atomic weight of middle element is average of, अब मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, is average of first and third element. अब बेटा शक्ल देखने से अच्छा है कि जब मैं लिख रहा हूं अभी लिख ले। क्या ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? He arranged elements in a group of या set of 3 elements such that, मैंने बोला ना कि मिडिल वाले का एटॉमिक वेट पहला और तीसरे वाले का एवरेज होना चाहिए। डोबेरेनर ट्रायड हम इसी को बोल रहे हैं कि मिडिल वाले का एटॉमिक वेट पहला और तीसरा का एवरेज होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या है ये भी सिखाऊंगा बेटा, ABCD से चालू करूंगा, टेंशन ना लो, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, रटवा दूंगा, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। आओ भाई आओ, जैसे अब एग्जांपल से समझे, फिर वापस थ्योरी पे आऊंगा, फिर वापस डेफिनेशन पे जाऊंगा। एग्जांपल में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक राज की बात वो नहीं बता रहा हूं कि सिमरन राज के साथ चली गई, नहीं बेटा, जा बेटा जा, जी ले जिंदगी, नहीं बताऊंगा अभी। राज की बात यह है कि बॉस डोबेरेनर ट्रायड हमेशा ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। सुनो, राज की बात मैं ये बता रहा हूं कि एलिमेंट्स, समझो गौर से, कि हमेशा ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। और ये मैं क्वेश्चन डीपीपी में दूंगा, ये मैं क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत आपके ऊपर भरोसा है कि गलत करोगे, उस दिन भी और आज भी बता रहा हूं। तो इसको ध्यान से ले लीजिए बॉस, यहां पे कि ऑलवेज वैलिड इन, केवल और केवल बेटा वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड इन ग्रुप्स ओनली, केवल और केवल बेटा ग्रुप्स के लिए ही वैलिड होगा। समझ गए? तो राज की बात ये है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, चलिए तो आते हैं उस पे, एग्जाम्पल पे। अब क्या कह रहा है
कि ऐसे एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। पहले देख लो क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है? अरे एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, अब समझ में आ रहा होगा। एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ये देखो सब के सब अल्कली मेटल है, सब के सब ग्रुप 1 है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ऐसा ही ट्राइड बन सकता है जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो। पहली बात क्लियर। दूसरा देखो कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है। तो सर जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है, पहले सबसे हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर सब बहुत भारी, तो वो भी क्लियर हो गया। तो सब अब यहां पे जब ये सब क्लियर हुआ, यहां पे जब ये सब क्लियर हुआ, तो लिथियम जो है इसका एटॉमिक वेट अगर गलती से आपको याद हो तो बता दो। लिथियम का एटॉमिक वेट गलती से अगर याद हो तो बेटा लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है। अजी क्लियर क्या? सोडियम का एटॉमिक वेट बेटा जी 30 होता है। क्लियर क्या? 23। फिर इसका 39 होता है, ये भी क्लियर क्या? एटॉमिक वेट लिख रहा हूं, मात्र 3 कंडीशन, उसमें पूरा का पूरा डोबेरिनर खत्म हो जाएगा। ट्राइड उनका बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, पहला। दूसरा चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हो। तीसरा चीज जो बीच वाले का वेट है वो पहले और तीसरे का एवरेज है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं कि बेटा केमिस्ट्री में आपके 180 में से 1 नंबर आए, मान लीजिए, संभव है, हमसे पहले संभव था, अब आप स्टडी गार्जियन पे आ चुके हो, अब संभव नहीं है। तो बेटा 180 में से मान लीजिए 1 नंबर आए। फिजिक्स में 180 में से मान लो आपके पास 0 नंबर आते हैं। हो सकता है स्टडी गार्जियन से पहले, स्टडी गार्जियन के बाद ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बायो में 360 में से आपको बहुत ज्यादा बायो आती है तो 3 नंबर आ गए, मान लीजिए। दिस इज द सिनारियो। अब मैं पूछूंगा एवरेज नंबर कितना है, तो एवरेज नंबर इज द सम करो टोटल, तो 1 + 0 + 3 कितना हो गया? 4 नंबर। डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट का एवरेज ले रहे थे? 3। सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, दिस इज द एवरेज। अब मैं यहां कह रहा हूं कि पहले और तीसरे का एवरेज लेना है, तो कितने नंबर का एवरेज ले रहा हो? 2 नंबर का एवरेज ले रहा हो, तो सम अपॉन 2। तो एवरेज के लिए वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी मैं एक्सैजरेट कर रहा हूं ताकि एकदम 9/10 भी फेल हो तो बेटा यहां पे आपका भला हो सके। तो आ जाओ, जब मैं एवरेज लेता हूं तो पहले और तीसरे का एवरेज निकालूंगा, तो भाई साहब 46/2 आ रहा है, भाई साहब 23 आ रहा है। मतलब कि ये डोबेरिनर ट्राइड को फॉलो करेगा, मतलब कि ये डोबेरिनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है। तो मात्र 3 कंडीशन, डोबेरिनर खत्म। वो कौन कौन सा है कि सर सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, देयरफॉर आई सेड ओनली वैलिड इन ग्रुप्स। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद पहले और तीसरे का एवरेज लोगे तो बीच वाले के बराबर हो या ऑलमोस्ट बराबर हो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, बराबर हो या ऑलमोस्ट बराबर हो सकता है 46 एग्जैक्ट बराबर हो जाए, हो सकता है 45.5 हो तब भी चलेगा, हो सकता है 46.5 हो तब भी चलेगा। मतलब या तो बीच वाला पहले और तीसरे के एवरेज का बराबर हो या तो आसपास हो, पास नहीं बेटा, आसपास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम का। अब मैं आपसे बस जानना चाहूंगा कि क्या ये वैलिड है। बच्चों मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये डोबेरिनर ट्राइड वैलिड है इस पे, या डोबेरिनर ट्राइड को ये फॉलो करता है, बस जानना चाहूंगा, बताओ। वही 3 चीज, मात्र 3 चीज कि सर एक तो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो चेक करो कि क्या सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो सेम प्रॉपर्टी होगी। पता चला कि ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब सारे के सारे ग्रुप 2 हैं, मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ऑल क्लियर? ठीक है सर। दूसरा, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है? हाँ है। सेकंड वाला भी देखो, सबसे हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर सबसे भारी। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं कि क्या इसका एटॉमिक वेट है 40, इसका एटॉमिक वेट है 88 और इसका एटॉमिक वेट है बेटा 137। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, पहले और तीसरे का एवरेज लेके देख लेता हूं।
पहले और तीसरे का एवरेज ले लेता हूं तो क्या होगा? तो साहब ये पहले और तीसरे का एवरेज आ रहा है 88.5। मैंने क्या बोला कि या तो एग्जैक्ट बराबर हो या तो आसपास हो। तो क्या ये डोबेरिनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है? जी हां, फॉलो कर रहा है। देवियों सज्जनों, आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, फिर जाके ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। ए बेटा क्लियर है क्या? ए बेटा क्लियर है? या तो एग्जैक्ट बराबर हो या तो आसपास हो, बेटा डोबेरिनर ट्रायड को फॉलो करेगा। या तो एकदम बराबर सेम हो या तो आसपास हो। बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या ख्याल है आपके? क्लोरीन में क्या था? देखो 3 कंडीशन, ओनली 3 कंडीशन फॉर डोबेरिनर एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। जब भी डोबेरिनर का सवाल आए मात्र 3 कंडीशन पूछना है। वो कौन से हैं भाई साहब? पहला पूछना है कि क्या वो सेम ग्रुप के हैं या फिर क्या सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। दोनों सेम बात है। अगर सेम ग्रुप के होंगे तो सेम प्रॉपर्टी होगा, सिंपल बात है ना भाई। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या ये करते हैं? चलो देख लेते हैं भाई। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, तीसरा चेक करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट, 80 होता है इसका एटॉमिक वेट। ए बेटा 127 होता है इसका एटॉमिक वेट। तो थोड़ा जोड़ घटाव करिए और इसको बताइए कि क्या ये सही है डोबेरिनर ट्रायड के हिसाब से। तो पहले और तीसरे का एवरेज बीच वाले के बराबर या फिर आसपास होना चाहिए। तो साहब 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 करने पे 81.25। बेटा हम पास हैं। तो यहां पे आओगे तो बेटा हम पास हैं, इसलिए डोबेरिनर फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ऑल गुड है। लेकिन ये तो डोबेरिनर की बात हो गई। अच्छा, डोबेरिनर ऐसे फॉलो करा लोगे? मैं आपसे मात्र जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? क्वेश्चन का जवाब दोगे? पहले लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन भी देता हूं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। ओनली दिस 3 ट्रायड्स विल बी वैलिड? नो, किसी भी ट्रायड पे अगर ये 3 रूल वैलिड कर रहा है, पहला नंबर रूल ये है, दूसरा नंबर रूल ये है और तीसरा नंबर रूल ये है कि भाई एवरेज होना चाहिए किसी भी ट्रायड पे। अब बाकी के ट्रायड हम डीपीपी में देंगे, सब यही दे दें। तेज बन रहे हो? बोल रहे कि सर थोड़ा दूर होके पढ़ाओ। बेटा हम पास आना चाहते, तुम दूर भेजना चाहते हो, ऐसी गलत बात मत कर। ला 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 ला। लिख लिया क्या? हो गया क्या? आगे बढ़ जाए क्या? अरे बोलो ना। चलो भाई आओ बेटा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है, क्या बेटा इनके डोबेरिनर ट्रायड वैलिड करता है या नहीं करता है? एवरेज लेके देखिए। तेरे जैसा यार कहां। ऐसा पढ़ाऊंगा कि बेटा एनटीए भी सोचेगा कहां से क्वेश्चन पूछूं। बोलिए। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा फसाना। खास आवाज। यारा तेरी यारी जिंदगानी शाद है। लिख लिया होगा। अब इसका आंसर बता दो। यस वैली करता है। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैली कर रहा है? बोलो बोलो, हाँ जी कि ना जी बेटा? ए बेटा हाँ जी कि ना जी? आंसर क्या है, हाँ या ना? अरे कह रहे हैं यस, कई लोग कह रहे हैं नो। भक्तों थोड़ा गौर से सुनिए। मैंने बोला है 3 कंडीशन कि पहले सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अरे तो सेम प्रॉपर्टी सेम ग्रुप के लिए होता है भाई, ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कार्बन, नाइट्रोज, कार्बन बेटा ग्रुप 14 का है, सब डिफरेंट ग्रुप के हैं। ये ग्रुप 15 के हैं, ग्रुप 16 के हैं। कभी भी इन पे डोबेरिनर नहीं लगाना है। हमने बोला था कि गलत करोगे और कहीं ना कहीं गलत कर बैठे हैं। भतेरे लोग गलत किए भाई। ये सब डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं।
कैसे सोच लिया आपने कि ये सब सेम है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। क्या इन पे डोबेरिनर वैलिड है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पे ऐड करते हैं कि क्या इन पे डोबेरिनर वैलिड है? क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ है बेटा, क्वेश्चन भी थ्योरी भी। ला 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 ला। क्या ये वेरी करे, क्या ये फॉलो करेगा? तो आओ देखते हैं। पहला रूल नंबर 1 कि क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है? तो हां सर, ये ग्रुप 17 के हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। दूसरा, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है? हां सर, क्योंकि इनकी ये सबसे हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर सबसे भारी। क्या पहले और तीसरे का एवरेज आ रहा है दूसरा? आओ एक बार देख लेते हैं। अब फ्लोरीन का मुझे कौन बताएगा, क्लोरीन का मुझे कौन बताएगा, ब्रोमीन का मुझे कौन बताएगा? फ्लोरीन का होता है क्लोरीन का होता है 35.5। फ्लोरीन मुझे आप बताइए कि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है। फिर मुझे आप ब्रोमीन का बताइए कि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है। तो बेटा हमने ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कहीं लिखा था, 80 आ रहा है, बहुत बढ़िया। फ्लोरीन 9 है ना, तो 19 होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो यहां पे बॉस आपके पास 19 एटॉमिक वेट आ रहा है। हाँ नो ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं वो भी तो बताइए। चैट जो है भैया, एक बार मैं फोटो ले सकता हूँ क्या, वीडियो बना सकता हूँ क्या? दैट्स अमेजिंग रिस्पॉन्स यार, यू आर टू एक्साइटेड, दैट्स ग्रेट। हाँ 19 होता है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दिस इज द काइंड ऑफ अ चैट विच वी हैव, बहुत बढ़िया, अमेजिंग स्टूडेंट्स, वाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपके बहुत बहुत बढ़िया, वाओ। मैं चैट का फोटो ले रहा हूं कि किस स्पीड से चैट भाग रही है। चलो बॉस आ जाओ। अब मुझे बताओ कि क्या पहले और तीसरे का एवरेज लेने पे दूसरा आ रहा है? एक बार करके देखें क्या। 80 + 19/2 मतलब 99/2 मतलब, अरे यार ये तो 49.5 आ रहा है। ये सर तो बड़ा गड़बड़ सा हो गया, ये 35.5 है, ये 49, मतलब ये ना ही तो बराबर है और ना ही साथ साथ है। तो बेटा ये डोबेरिनर फॉलो नहीं कर पाएगा। मतलब डोबेरिनर बहुत सारे एलिमेंट्स पे वैलिड था और बहुत सारे एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं था, तो डोबेरिनर फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि डोबेरिनर बहुत सारे एलिमेंट्स पे तो वैलिड था पर बहुत सारे एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं भी था। तो क्लियर हो गया, डोबेरिनर की डिमेरिट लिख लीजिए। डोबेरिनर की डिमेरिट ये थी कि डोबेरिनर ट्रायड वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, बाकी के एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया। आपके सामने दिख रहा है, बाकी के एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया। तो डोबेरिनर की डिमेरिट लिखिए कि डोबेरिनर ट्रायड was only valid for few elements, was only valid for few elements। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डोबेरिनर ट्रायड केवल और केवल कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलिड थे, सब एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। हाँ जी कि ना जी, यहां तक? हाँ जी कि ना जी, यहां तक? ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, कुछ एलिमेंट्स के लिए नहीं था। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन पे वैलिड नहीं था। ओके चलिए अब आते हैं ऊपर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सांस ले लीजिए आराम से, सांस ले लीजिए आराम से, बिल्कुल सही है। चलिए अब सांस ले लेते हैं, सांस लेने के बाद आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उससे पहले एक छोटी सी कहानी, ठीक है, पेन पेपर रख दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। छोटी सी कहानी, कहानी ये है, कौन कौन ऐसे हैं हमारे पास कमेंट में जिनको गाना आता है, इनफैक्ट शास्त्रीय संगीत आता है, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक आता है? कोई है ऐसा? कोई है हमारे पास ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग? चलो बढ़िया, अमेजिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं डोबेरिनर ट्रायड वाज, हाँ अरे देखो, डोबेरिनर ट्रायड जरूरी नहीं है कि केवल इन 3 जो लिखा है मैंने उसी पे वैलिड हो, हर जगह वैलिड होता है। जहां जहां वो तीनों रूल फॉलो कर जाएंगे वहां वैलिड होता है। ठीक है चलिए अब आते हैं यहां पे, आइए डिमेरिट पे। शास्त्रीय संगीत वाले हैं कोई? मी, कई लोग कह रहे हैं मी। ठीक है, ऐसा ना हो कि कल को हमको क्लास बंद करना पड़ जाए, इतनी कान में दर्द हो रही हो, ऐसा ना सुनाना आप। ठीक है चलो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तो बहुत अच्छा गिटार बजाता हूं। देखो आई एम अ वेरी कूल गाय, तो आई प्ले गिटार्स, राइट। इस दुनिया में, इस धरती पे
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट भी हैं, जो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और जो गाना वाना भी अच्छा गा लेते हैं। एज भी बहुत कम है, सिलेक्शन भी ज्यादा दे देते हैं, बहुत कम है ऐसा रियल। कोई कोई होता है यार ऐसा, मुझे भी पता नहीं कौन है, लेकिन कोई कोई होता है ऐसा, है ना। तो आप देख लेना कौन है, पता नहीं मेरे को तो नाम नहीं पता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। चलो अब आ जाओ, अब आते हैं बस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज पॉइंट आपको देते जा रहा हूं। डीपीपीज में क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, क्लास के बाद डीपीपीज मिलेंगे, तो डीपीपीज मिलते जाएंगे, उसमें लगाते जाना, डाउट आएगा पूछते जाना, हर चीज क्लियर होती जाएगी, टेंशन ना लो। आ जाओ, अब आते हैं आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेटा ये गलती कभी मत करना कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये गलती कभी मत करना कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि आप ही फंस जाओगे बाद में जाके, कुछ याद नहीं रहेगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो, और हमारे स्टडी गार्जियन आप पे चढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद। न्यूलैंड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। न्यूलैंड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। अब क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? तो क्लासिकल म्यूजिक होता है सा, और ये आपका सिलेबस क्या है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, सिलेबस क्या है आपका, सा, देन रे, देन गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से सा। तो सारे गामा पाधा नी सा, फिर से रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। अब ये बेचारे न्यूलैंड थे, ये क्लासिकल म्यूजिक से बड़े प्रभावित थे। अब इन्होंने क्या बोला कि क्लासिकल म्यूजिक को काउंट करो, काउंट नंबर 1, काउंट नंबर 2, काउंट नंबर 3, काउंट नंबर 4, काउंट नंबर 5, काउंट नंबर 6, काउंट नंबर 7, 8 पे वापस से रिपीट हो रहा है। मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हर 8th नोट रिपीट होता है। एक बार रिपीट करूंगा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है। आप देख पा रहे हो, हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है। अब इन्होंने दिमाग लगाया, बोलते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखो तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाली की प्रॉपर्टी मैच करेगा। नहीं समझ आया होगा, मैं बताता हूं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एवरी 8th नोट, हर 8वां नोट रिपीट होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट रिपीट होता है। इसी तरह इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, अगर मैं एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। फिर से बताता हूं, गौर से सुनिएगा। जैसे क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है, वैसे ही एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा पहले वाले के हिसाब से। जैसे अब थोड़ा सा समझ अब इससे आएगा। जैसे मैंने रखना स्टार्ट किया लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। उस समय तक नियॉन डिस्कवर नहीं था, मतलब इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं था। जब ये न्यूलैंड अपनी थ्योरी दे रहे थे तो उस समय तक ये डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है ना, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन डिस्कवर नहीं था क्योंकि इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं था। फिर आया पोटेशियम और फिर आया कैल्शियम। आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा गया, और हर 8वां एलिमेंट काउंट करके बताता हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, एंड दिस इज अगेन 8वां एलिमेंट रिपीट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी पहले के हिसाब से। पहले के हिसाब से 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। बात समझ में आई? पहले के हिसाब से हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको पहला एलिमेंट बोलता हूं, मान लो ये कहां गया, मान लो ये पहला एलिमेंट मैं मैग्नीशियम को बोलता हूं, तो ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, और ये देखो 8वां एलिमेंट फिर से प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला कि जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है वैसे ही पीरियोडिक टेबल होता है, जो कि गलत था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला कि बेटा हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी मैच करेगा पहले वाले से, अगर मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख दूं तो। बतवाद समझ में आया? तो जैसे इंडियन क्लासिकल नोट हर 8 के बाद रिपीट हो रहा है, वैसे ही एलिमेंट्स भी हर 8 के बाद रिपीट होंगे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए तो। बट इनकी थ्योरी फेल हो गई जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुआ तो।
क्योंकि इनर्ट गैस यहां पे छोड़ा गया था, तब जाके आठवां एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था, तब जाके आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टी मैच हो रहा था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस दे फेल्ड। सिमिलरली भाई जैसे ही डी ब्लॉक आएगा, कैल्शियम के पास डी ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक के बाद 18 के बाद प्रॉपर्टी मैच होती है। भाई जब तक डी ब्लॉक नहीं है तब तक 8 के बाद प्रॉपर्टी मैच हो रही है। मैजिक नंबर पढ़ा है ना, 2 8 8 18 18 32 सुना होगा। तो जब तक डी ब्लॉक नहीं है तब तक 8 के बाद प्रॉपर्टी मैच होती है। जैसे ही डी ब्लॉक आएगा कैल्शियम के बाद 18 के बाद प्रॉपर्टी मैच होगी और वो गड़बड़ हो गया। तो इसमें 2 डिमेरिट आ गया कि अगर इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो ये फेल हो जाएगा। जिस दिन इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई उस दिन ये फेल हो गया। एंड इट वाज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के पास डी ब्लॉक आ रहा है, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आएगा और डी ब्लॉक के बाद 8 के बाद नहीं 18 के बाद प्रॉपर्टी मैच होती है। तो 2 डिमेरिट यहां से क्लियर हो गया। तो भाई डिमेरिट नंबर 1 लिखेंगे यहां पे। पहला लिखेंगे डिमेरिट नंबर 1 कि फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। ये न्यूलैंड फेल हो गए जैसे ही बेटा इनर्ट गैस की डिस्कवरी, फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। बोलना हल्के हल्के क्लियर क्या। डिमेरिट नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। केवल कैल्शियम तक ही वैलिड है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि बस क्लियर तो होगा। 2 ही डिमेरिट है और कोई नहीं, 2 ही डिमेरिट है और कोई नहीं। ठीक है, चलो। जो भी क्लास से इरेलीवेंट मैसेज करेगा कि सर मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, मेरा फेसबुक नहीं चल रहा, मेरा डीपी नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है, तो वो सब लोग ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो इनर्ट गैस के लिए स्पेस नहीं था। दूसरा, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आ जाता है, जिसके बाद 8 के बाद नहीं 18 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती है, तो इसलिए फेल हो गया। तो ये जो अपने साइंटिस्ट थे, ये जो क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे, वो फेल हो गए। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अभी तक जो भी थे वो कह रहे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखो, अभी तक जो भी थे वो कह रहे थे कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स बना दो, अभी तक जो थे वो कह रहे थे कि मेटल नॉन मेटल बना दो। अब जैसा कि मैं आपको बोलता हूं रटवा दूंगा, तो चलिए अभी तक जो पढ़ा वो अभी रिमाइंडर लाते हैं। अब आपने लिख तो लिया ही होगा, आइए बेटा आइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लेवोजियर। मुझे चीख चीख करके सुनाई देना चाहिए आपके कमरे में लेवोजियर क्या है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीख चीख करके कमरे में पेरेंट्स को सुनाई देना चाहिए। और अगर पड़ोसी कोई रह रहा हो जिसकी शक्ल आपको पसंद हो तो उसको भी सुनाई दे दे तो अच्छी बात है ना। तो बॉस लेवोजियर क्लासिफिकेशन वो है कि जितने भी एलिमेंट लेवोजियर के टाइम पे थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन देगा मेटल, इलेक्ट्रॉन लेगा नॉन मेटल। बोलो ठीक, जो देगा वो मेटल, जो नहीं देगा वो नॉन मेटल। जो देगा वो मेटल, जो नहीं देगा वो नॉन मेटल। या फिर ऐसे बोलो, जो देगा वो मेटल, जो लेगा वो नॉन मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल रहे थे मेटल को, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे थे नॉन मेटल को। बहुत बढ़िया। उसके बाद लेवोजियर के बाद आए थे डोबेरिनर पे। क्या आप रिपीट कर सकते हो बेटा 3? चीख चीख के पहला रूल चिल्लाना है, बगल वाले को सुनाई दे देना चाहिए। आइए डोबेरिनर की बात कर लेते हैं। डोबेरिनर ने पहला कंडीशन ये रखा कि उन्हीं का ट्राइड बनेगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। डोबेरिनर ने रखा कि उन्हीं का ट्राइड बनेगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बोलो ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद डोबेरिनर के बाद हम आते हैं, डोबेरिनर में 3 है, उन्हीं का ट्राइड बनेगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। दूसरे वे में केवल ग्रुप के एलिमेंट के लिए वैलिड होगा। या तो आप ऐसे बोल दो कि उन्हीं का ट्राइड बनेगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, या फिर या तो ग्रुप के एलिमेंट के लिए वैलिड होगा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए, जो कि सही है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि पहले और तीसरे का एवरेज लोगे तो भैया आपको सेकंड का एटॉमिक वेट आ जाना चाहिए। पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज लोगे तो सेकंड का एटॉमिक वेट आ जाना चाहिए। बोल बेटा यहां तक क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड आते ही सारे गामा पाधा निशा करना है। न्यूलैंड आते ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का याद रखना है। हर 8th एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टी को मैच करता है। हर 8th एलिमेंट पहले वाले के हिसाब से प्रॉपर्टी मैच करता है। कैल्शियम तक ही वैलिड था और उसके बाद वो फेल हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैस। बोलना हल्के हल्के बेटा कमेंट्स में। रट गया
रट गया या नहीं रटा, हां जी कि ना जी? ना जी तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा है कि आपके नाम में भी हां है। ऐसा खासकर कहा जाता है कि लड़कियों के नाम में हाँ होता है, बट हम तो लड़कों लड़के सबके हम अपने बच्चों पे मान लेते हैं कि भैया आपके नाम में भी हाँ ही है। क्रिस्टल क्लियर है? अरे बाप रे बाप, गजब हो गया। अच्छा, लेवोजियर हो गया, डेवोरिनर हो गया, न्यूलैंड हो गया। अब आते हैं, अभी तक थ्योरेटिकल अप्रोच चल रहा है पीरियोडिक टेबल का। हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और अभी तक थ्योरेटिकल अप्रोच चल रहा है। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉदर मेयर कर्व। आपके एनसीईआरटी में हिंट देके छोड़ दिया है, थोड़ी सी बात कही है, तो उसको भी अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। लॉदर मेयर कर्व, हां जी कि ना जी? थैंक यू जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो लेवोजियर है, डोबरीनर है, न्यूलैंड है, मजा ही आ गया है, क्लियर भी है। चलो आ जाओ। अच्छा, आते हैं अपन लॉदर मेयर कर्व के ऊपर। ये जो लॉदर मेयर कर्व है, लॉदर मेयर कर्व, अब लॉदर मेयर कर्व नाम से ही क्लियर है भाई। एक चीज तो नाम से क्लियर है, पता है क्या? नाम से एक चीज क्लियर हो गया कि ये कोई ना कोई ग्राफ की बात कर रहा है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कर्व, कर्व का मतलब ग्राफ। सो लॉदर मेयर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक ग्राफ बनाया था। मतलब ये वाली थ्योरी नहीं है, ये वाला प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि ग्राफ तो भाई प्रैक्टिकल के बाद ही आएगा ना, ठीक है। तो लॉदर मेयर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कर्व प्लॉट किया था। लॉदर मेयर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कर्व प्लॉट किया था। आइए मैं आपको कर्व के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आपको कर्व बताऊं, आप मुझे बताओ कि हाँ, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला आप मुझे बताओ। आप मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, 9वीं पास है तो। लॉदर मेयर भैया, अरे ये कोई रितु जी हैं जो बोल रहे हैं लॉदर मेयर भैया थे हमारे, तो उस हिसाब से आपका कंकाल मिलना चाहिए अभी तक। अगर आपके लॉदर मेयर भैया थे तो उस हिसाब से बेटा कंकाल मिलना चाहिए था। चलो, अब लॉदर मेयर कर्व में डेंसिटी क्या होता है? तो बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चा? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। D इज इक्वल टू एम बाई वी। अब देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए मुझे वॉल्यूम निकालने का मन करे तो मैं क्या करूंगा? अगर मान लीजिए मुझे वॉल्यूम निकालने का मन किया तो मैं सीधा लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलना पड़ेगा, लिख सकता हूं। अच्छा, तो सेम काम हम एलिमेंट के साथ भी तो करेंगे, सेम काम हम एलिमेंट के साथ भी तो करेंगे। भाई होता क्या है मैं आपको बताता चलूं। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास डिस्कवरी के समय ही निकल जाता है कि कितना भारी है। हर एक एलिमेंट की डेंसिटी निकल जाती है कि कितना स्पेस है, कितना वॉल्यूम है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक डेंसिटी तो हमें एलिमेंट का पता होता है, तो क्या हम एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी से एटॉमिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अब लॉदर मेयर ने भी यही किया। लॉदर मेयर ने क्या किया? हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम निकालने लगा, ठीक है भाई। ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम। सबसे पहला कंडीशन है कि भाई डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम। लॉदर मेयर ने डिटरमाइन किया, हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम निकालना चालू कर लिया, ठीक है। अब एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया तो उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। फिर से देखेंगे, जैसे ही उन्हें एटॉमिक वॉल्यूम निकला फिर उन्होंने क्या किया? प्लॉटेड अ कर्व। अब कर्व के बारे में हम डिटेल बताएंगे। प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम को निकाला, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता था, हर एलिमेंट का एटॉमिक डेंसिटी पता है, तो मास अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम निकल जाएगा। हर एलिमेंट का अपना अलग अलग उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अब एटॉमिक वॉल्यूम निकाला तो भाई सबसे पहले मैं ना, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं एक कर्व प्लॉट करके आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम रखा है। लॉदर मेयर ने वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम में पूछा हुआ सवाल है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, ठीक है, कि वाई एक्सिस पे लॉदर मेयर में क्या था। उसके बाद एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास रखा गया, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास रखा गया, ठीक है। अब एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास जब उन्होंने रखा,
और जैसे अब ग्राफ प्लॉट होता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ग्राफ प्लॉट होता है। अब जब ग्राफ प्लॉट हुआ तो कुछ इस तरीके का वो आ रहा था, सबका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस रखते, सबका एटॉमिक वॉल्यूम सबका एटॉमिक मास रखे गए, सबका एटॉमिक वॉल्यूम सबका एटॉमिक मास रखते गए, कुछ इस तरह से ग्राफ आया। सबका एटॉमिक वॉल्यूम सबका एटॉमिक मास रखते गए, कुछ इस तरह से ग्राफ आया। ठीक है, अब ग्राफ जब सबका, जैसे मान लो सोडियम का रखना है तो एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास यहां पे आया, पोटेशियम का रखना है थोड़ा और आगे गया, तो हर का डॉट मिला दिया गया, हर एलिमेंट का डॉट उन्होंने क्या किया, मिला दिया। आप भी मिलाइए, तो कुछ इस तरीके से बेटा उनका ग्राफ आया। साइन कर्व है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो तो। ठीक है, तो जो लॉदरमेयर का एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट है, बस वो इस तरह से कर्व प्लॉट हुआ। अब जब कर्व प्लॉट हुआ तो उन्हें एक प्रॉपर्टी, उन्हें एक कंक्लूजन मिला कि एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। जब इन्होंने ये प्लॉट किया तो इन्हें कंक्लूजन निकला कि एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। ठीक है ना, लिखिए एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, ऑक्युपाइड सेम पोजीशन इन ग्राफ। एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड सेम पोजीशन इन ग्राफ। ठीक है, एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड सेम पोजीशन इन ग्राफ। अब देखो यहां पे आओगे तो हुआ क्या, जैसे जितने भी कर्व के टॉप पोजीशन थे, पीक, जितने भी कर्व के टॉप पोजीशन थे वहां पे ग्रुप नंबर 1 मिला है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। आगे बढ़ता चला जाएगा तो ग्रुप जो पीक थे, कर्व का जो टॉप पोजीशन जो पीक है बेटा, वहां पे ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल आ रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन निकला कि जितने भी पीक हैं, ठीक है ना, रुको, जितने भी ग्राफ का पीक है, ग्राफ पीक का मतलब टॉप पोजीशन, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा क्रेस्ट। ठीक है, इस पे कौन मिल रहा है, ग्रुप नंबर 1 G1। G1 मतलब अल्कली, इस पे कौन मिल रहा है, अल्कली। फिर थोड़ी देर उन्होंने देखा कि भाई जो ग्राफ का डिसेंडिंग पोर्शन है, डिसेंडिंग का मतलब वो पोर्शन जो उतर रहा है, डाउनवर्ड पोजीशन, ये वाला, दिस पोजीशन इज, जो भी येलो मार्क्ड है वो डिसेंडिंग पोजीशन है, मतलब उतरता हुआ, ये डिसेंडिंग पोजीशन है। तो जो भी डिसेंडिंग पोजीशन है वहां पे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, जो भी बेटा ग्राफ का डिसेंडिंग पोजीशन है, जहां जहां ग्राफ का DES डिसेंडिंग पोजीशन है या डिसेंडिंग कर्व है, वहां पे मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, दैट मींस वहां पे मिल रहा है अल्कलाइन। वहां पे मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, मतलब वहां पे मिल रहा है अल्कलाइन। ग्राफ पीक पे कौन मिला, ग्रुप नंबर 1। डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन मिल रहा है, अल्कलाइन। लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंसियम एंड बैरियम। बोलो क्लियर क्या। अब जो आता है भाई पीक, आपको पता चल गया, डिसेंडिंग, ऊपर है ग्रुप 1 नीचे जाओगे ग्रुप 2, ऊपर है ग्रुप 1 नीचे जाओगे ग्रुप 2, ऊपर है ग्रुप 1 नीचे जाओगे ग्रुप 2, ऊपर है ग्रुप 1 नीचे जाओगे ग्रुप 2। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफ का एसेंडिंग पोर्शन। बेटा अब आ जाते हैं ग्राफ का एसेंडिंग पोर्शन, ये वाला जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं वो एसेंडिंग पोर्शन है, चढ़ता हुआ। डिसेंडिंग का मतलब गिर रहा है, एसेंडिंग का मतलब चढ़ रहा है। तो यहां पे आ रहा है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आगे चला जाएगा। तो जब भी ग्राफ का एसेंडिंग पोर्शन है बच्चा, जो ग्राफ का एसेंडिंग पोर्शन है, ग्राफ का ASCEND एसेंडिंग कर्व है, वहां पे कौन मिल रहा था, ग्रुप नंबर 17, जिसको हम बोलते हैं हैलोजन। और ये याद रखना पड़ेगा कि पीक पे कौन मिला है, डिसेंडिंग पे कौन मिला है और एसेंडिंग पे कौन मिला है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी डाउनवर्ड पोजीशन है, ग्राफ का जो डाउन पोजीशन है जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, जितने भी डाउनवर्ड पोजीशन है जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, जैसे मैं ब्लू से ही मार्क कर देता, ये वाला पोजीशन, दिस इज ट्रफ, आपको दिख रहा होगा, दिस इज ट्रफ। जो मैं मार्क कर रहा हूं दिस इज ट्रफ, जो कटोरा टाइप का बन रहा है, कटोरा कटोरी जो भी बोलना चाहो बेटा, जो ये डाउनवर्ड पोजीशन है इसको हम बोल रहे हैं ट्रफ। तो ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोजीशन है बेटा, ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोजीशन है, डिसेंडिंग कर्व है, वो है बेटा ग्रुप नंबर, सॉरी, वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल,
नॉट डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग हो चुका है, ग्राफ का ट्रफ, ग्राफ का लो पोजीशन जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, उस पे मिल रहा है आपके पास ट्रांजिशन मेटल। अब याद भी करा दूंगा, ट्रिक भी अपने पास, टेंशन ना लो, लिख लो पहले। लॉदरमेयर पहले लिखिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने बोला ना रटवा दूंगा। कोई कह रहा है गाइस दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। केवल पढ़ने वाले लोगों को रखिए, बाकी सब लोगों को ब्लॉक करिए। ब्लॉक करिए, पैसे भी रिफंड मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिपीट कर देंगे, टेंशन ना लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर रिपीट करेंगे, नहीं तो ये अभी मैं इस पे हाईलाइट करूंगा तो, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ लॉदरमेयर कर्व में, फिर से एक बार समझा रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। 3 आपको रट चुका है, चौथा रटने वाला है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। लॉदरमेयर कर्व क्या है, सुनिए। लॉदरमेयर कर्व आपके पास सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहली बार बेटा लॉदरमेयर साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल अप्रोच डाला था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम डिटरमाइन करा, कैसे डिटरमाइन करा, एटॉमिक मास अपन एटॉमिक डेंसिटी से, और उन्होंने ग्राफ बनाया। और जब ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ऊपर नीचे साइन एक्स का कर्व बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब जब एटॉमिक वेट और वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया तो उन्होंने पाया एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। एक बार रिपीट करता हूं, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। हुआ? आइए, तो जितने भी टॉप के पोजीशन थे ग्राफ पे, उस पे सब जगह ग्रुप नंबर 1 था। आप समझ आया? एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो सबका सेम पोजीशन होगा। मतलब अगर ग्रुप नंबर 1 का एक एलिमेंट टॉप पे है तो बाकी सारे भी टॉप पे होंगे। तो एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ, तो एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। तो बेटा टॉप पे आपके पास ग्रुप नंबर 1 आ रहा है। फिर डिसेंडिंग पोर्शन पे ग्रुप नंबर 2 आ रहा है। तो ग्राफ के जहां जहां डिसेंडिंग पोर्शन है सब जगह ग्रुप नंबर 2 आ रहा है। तो एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी होंगे तो वो सब के सब डिसेंडिंग पोर्शन पे। फिर तीसरा सुनो कि जितने भी असेंडिंग पोर्शन है मतलब अपवर्ड चढ़ता हुआ तो वो सब पे ग्रुप नंबर 17 आ रहा है। अब लोगों को शक होगा कि सर यहां से आपने फ्लोरीन क्यों नहीं किया। अरे गधेड़ो, बेरिलियम के बाद आएगा ना फ्लोरीन, लिथियम के बाद आएगा ना फ्लोरीन, लिथियम से पहले थोड़ी फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी असेंडिंग पोर्शन थे ग्राफ के उन सब पे ग्रुप नंबर 17 चला गया। जितने भी असेंडिंग पोर्शन थे ग्राफ पे उन सब पे ग्रुप नंबर 17 चला गया। जितने भी डाउनवर्ड पोर्शन है ट्रफ, जितने भी डाउनवर्ड पोर्शन है जिसको हम ट्रफ बोल रहे हैं उसको वहां पे ट्रांजिशन मेटल मिल रहे थे। सो ट्रफ पे यू हैड ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ग्राफ का जो लो पॉइंट है ट्रफ है उस पे ट्रांजिशन मेटल मिल रहा था, ठीक है। ग्राफ का जो लो पॉइंट है जो ट्रफ है उस पे ट्रांजिशन मेटल मिल रहा है। ट्रांजिशन मेटल का मतलब, ट्रांजिशन मेटल वो है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक। ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन नहीं बोलते। सो ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक आपके पास कौन है? ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब थोड़ा अपना जुगाड़। सर रिकॉर्डेड है ऐसा? अरे बे वर्षा जी, भैया जी, बेटा ब्लॉक ना हो ये प्लीज, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं होता अपने यहां, लाइव पढ़ते हैं। डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, वरना ब्लॉक कर देंगे तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसके बाद फिजिक्स की क्लास है तो रिकॉर्डिंग, अब भैया पहले क्लास करिए फिर डीपीपी सॉल्व करिए। कोचिंग का मेथोडोलॉजी होता है कि पहले क्लास होती है फिर आपको घर भेज दिया जाता है फिर आप डीपीपीस करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि भाई जितने भी पीक हैं जिसको मैं क्रेस्ट बोल रहा हूं, थोड़ा सा क्रेस्ट जितने भी हैं उस पे कौन मिल रहा है? अल्कली, ठीक है, जिसको मैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट बोल रहा हूं। जितने भी ट्रफ हैं, ठीक है ना, सॉरी, जितने भी डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग कर्व पे कौन मिल रहा है? अल्कलाइन, ठीक है, ग्रुप 2, ठीक है।
आपके पास जितने भी वो है T4 ट्रांजिशन होते थे, और कौन सा छूट रहा? क्रेस्ट, डिसेंडिंग, एसेंडिंग। एसेंडिंग जितने भी हैं उस पे मिल रहा है आपके हैलोजन, ग्रुप 17। और जितना भी ट्रफ है उस पे कौन सा मिल रहा है? ट्रांजिशन। आ जाओ, अब एक शॉर्ट ट्रिक हम याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक पे हम याद करते हैं ट्रांजिशन कौन कौन सा होता है, तो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 तक। चलो आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक। आपने कभी आप सुनसान रास्ते से गए हो? कहानी सुनो, कहानी सुनो। सुनसान रास्ते से गए हो? अगर गए होंगे तो बेटा बड़ा डर रहता है, काली डायन भूत टाइप का ऐसा याद आता है। तो चलो कुछ उसी से बनता है। यहां पे CALI, आपको मुझे लगता है यहां तक क्लियर होगा कि दिस इज काली। CALI मतलब क्रेस्ट पे अल्कली, ALI, ठीक है, काली। फिर यहां पे अल्कलाइन, इसको क्या पढ़ोगे आप? अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम या अल्कलाइन अर्थ मेटल? अल्कलाइन, अल्कलाइन ही पढ़ते हो, बट अल्कलाइन बोल रहा हूं मैं। काली और एक डायन समझते हो? डायन, डायन, अल्कलाइन, ठीक है, डायन। बहुत जुगाड़ वाला ये है, काली डायन। काली डायन आपको मान लो आके बोलती है उस पे सुनसान रास्ते पे, ए हेलो। क्या बात है, काली डायन आके बोलती है ए हेलो। हेलो मतलब एसेंडिंग पे हेलोजन है, हेलो, ठीक है, ए हेलो। एंड उस पे हेलो करने के बाद क्या बोलती है कि टी से ट्रांजिशन मेटल होता है, कि टी से ट्रांजिशन मेटल होता है, T फॉर ट्रांजिशन। काली डायन, काली मतलब CALI, काली, ठीक है, काली इज CALI। काली बड़ा सिंपल रख रहा हूं, C मतलब क्रेस्ट, ALI मतलब अल्कली, ठीक है। डायन का मतलब DAINE, आयन, डायन, ठीक है। ए हेलो, T फॉर ट्रांजिशन। तो काली डायन कभी आपको मिले तो उसको बोलना है ए हेलो, T फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। तो याद हो जाएगा पूरा पूरा लॉदर मेयर कर्व। अब जो मेंडलीफ और मॉडर्न है, ये बड़े बड़े टॉपिक है जो आज की क्लास में संभव नहीं है, ठीक है। सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है यहां तक आपको याद कर लेना चाहिए। अब आज का टारगेट सुन लीजिए। स्टडी गार्जियन आपको आज वैसे तो कॉल कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे कॉल, बट आज का टारगेट सुनिए। टारगेट जो आपको करना है, और ये कल क्लास से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या करोगे सुनो। सबसे पहले क्या क्या करोगे सुनो, गौर से सुनना। सबसे पहले लॉदर मेयर तक NCERT पढ़ लोगे, लॉदर मेयर तक NCERT पढ़ लोगे, ठीक है। दूसरी चीज, मैं NCERT क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो NCERT क्वेश्चन लगा लेना है। लॉदर मेयर तक NCERT पढ़ते समय नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद NCERT का नोट्स प्लस क्लास नोट्स को ऐड कर लेना, मतलब ऐड का मतलब क्लास नोट्स में ही वो वाली पॉइंट्स ऐड कर लेना है जो आपको वहां से नया मिलता है, ठीक है। वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चंस में सब कवर हो जाएगा, बट ठीक है, ठीक है, कर लेना है। आज अभी स्टडी मटेरियल DPP आपको मिल जाएगा, तो यू हैव टू सॉल्व DPP। तो 3 काम आपको करना है। पहला NCERT पढ़ना है, NCERT क्वेश्चन करना है। दूसरा क्लास नोट्स में वो चीज़ ऐड कर लेना है। तीसरा DPP कर लेना है, DPP मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। और बताइए कुछ, और बताइए कुछ। स्टडी गार्जियन का मैसेज आ गया होगा आपके पास, है ना? आपके पास बात भी हो जाएगी, मैसेज भी हो जाएगी, कॉल पे भी सब कनेक्ट हो जाएंगे लोग, ठीक है। बहुत प्यारे लोग हैं। 11th का NCERT लेना है क्या? बिल्कुल लेना है। NCERT आपको 11th भी लेना है, 12th भी लेना है। व्हाट अ ट्रिक सर, थैंक यू। स्टडी गार्जियन आपको मिल जाएंगे बच्चों। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। मेरे पास बुक नहीं है तो बेटा बुक लेना पड़ेगा। एक शायरी हो जाए, चलो आपको शायरी सुनाते हैं आज, ठीक है। शायरी सुनाते, पहली क्लास है इसलिए आपकी ख्वाहिश हम छोड़ना नहीं चाहते कि यार आप बोलोगे कि बताओ, ठीक है। पहले तो शायरी सुना दिया करते थे। तो शायरी कुछ ऐसी है, शायरी कुछ ऐसी है, बड़ा अच्छा सा शायरी है आपके लिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा, है ना। चलिए, तो शायरी कुछ ऐसा है कि एक एक हीरो है, एक हीरो है जो अपनी हीरोइन के लिए कुछ शायरी कह रहा है। गौर फरमाइएगा कि वापस आ रहा है। सुनिएगा बहुत बड़े गौर से, इरशाद करिए पहले कमेंट्स में, पहले इरशाद हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया इरशाद।
तो अर्ज किया है कि वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला। इरशाद इरशाद करिए और थोड़ा वाह वाह हो जाए कि वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है वो दिल तोड़ने वाला। ये दूसरी मोहब्बत जब भी होती है ना तो बड़े कमाल की होती है कि वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है वो दिल तोड़ने वाला। क्या बात है। चलिए चलें आगे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सुपर सून। आप लोगों से एक पीटीएम सेशन भी मैं रखूंगा, आप लोगों को जितना समझा पाऊँ समझाऊंगा, और सिलेक्शन लेना है बच्चों, बस ध्यान से, है ना। डीपीपी आराम करना प्लीज करना, इसको एनसीईआरटी पढ़ना प्लीज, और ये भी पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।